ठीक है। देखो, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ लिया कि कंज्यूमर के एंड पे कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके का होता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो आपको पढ़ना है बेसिकली वो आ जाएगी, अपने आप आएगी, धीरे धीरे वो फोकस करेगा। ठीक है। देखिए, हमें 3 चीजों का मुख्यतः अध्ययन करना है। पहला है उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक। दूसरा है फर्मों का व्यवहार, ठीक है। अब यहां पे आपको बाजार का व्यवहार, ठीक है, ये इसी का इंटीग्रेटेड पार्ट है। और इसके फिर एक चीज आपको और पढ़नी है कि संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया, ठीक है, और उनका मूल्य निर्धारण। तो हमने इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम जानते हैं कि उपभोक्ता कैसे सोचता है, ठीक। वो जब बाजार में पैसे लेकर के जाता है तो उस पैसे से वो अधिकतम यूटिलिटी प्राप्त करना चाहता है, और उसके इस व्यवहार की वजह से बाजार में जो है चीज़ों की मांग पैदा होती है। वो ज़्यादा कीमत पे कम चीज़ खरीदता है, और जब चीज़ों की कीमतें गिर जाती हैं तो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए वो उसकी ज़्यादा मात्रा को खरीदता है। इसको हमने जो है वो नॉर्मल मार्शलिन तरीके से देखा, जिसको हमने कहा यूटिलिटी एनालिसिस। दूसरा देखा हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और तीसरी हमने चीज़ देखी जिसे हमने कल बताया था, मांग के नियम का तीसरा मूल्य, यानी कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए ये सब चीज़ें जो थी वो बहुत ज़रूरी थी। और अब हमने जान लिया है कि उपभोक्ता किस तरीके का व्यवहार करता है। अब इसके बाद हम जो है वो ये जानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि बाजार किस तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, बाजार जो है वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं। और बाजार चलता है अपनी फर्मों से, ठीक। बाजार में कुछ बेचने वाले विक्रेता हैं, उनके व्यवहार से निर्धारित होता है पूरे बाजार का व्यवहार किस तरीके का होगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे बेसिक चीज़ है, वो सबसे पहले ये है कि हम ये जानें कि उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, और उस उत्पादन की प्रक्रिया में जो है वो फर्म किस तरीके से फर्म का व्यवहार जो है वो होता है। तो अब हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि फर्म का व्यवहार, ये हमारा आज से शुरू होता है। ये कम से कम 10-15 लेक्चर्स लेगा, ठीक है। और हाँ, तो इसमें हम ये जानेंगे कि फर्में जो हैं वो किस तरीके से डिफरेंट मार्केट पोजीशन में किस तरीके से बिहेव करती हैं। आज बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, प्रोडक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया। आज मैं जितना बताऊंगा ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप नॉर्मली इन चीजों को आप जानते हैं, ठीक है। उत्पादन की प्रक्रिया, कोई बच्चा कुछ बता सकता है उत्पादन की प्रक्रिया
से क्या आशय है? आप में से किसी बच्चे के पिताजी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? किसान हैं? किसान है ना? तो किसान खेत में क्या करता है? उत्पादन करता है। तो उत्पादन जब वो करता है तो क्या करता है? सबसे पहले उसे खेत चाहिए होता है, ठीक। उसके बाद उसे क्या चाहिए होता है? बीज चाहिए होता है। और क्या चाहिए होता है? खाद चाहिए, पानी चाहिए, और जुताई के लिए मशीन चाहिए, ठीक है। और कुछ चाहिए? फसल काटने की मशीन चाहिए, और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? वो किसान भी तो चाहिए जो इन सबको इस्तेमाल करे, है ना? तो मेन चीज क्या है? किसान, ठीक। मजदूर भी चाहिए हो सकते हैं आपको। तो अब देखो, ये क्या है? ये सब उत्पादन के साधन है, ठीक है। उत्पादन के साधन है। हम लोग नॉर्मली उत्पादन के साधनों को कितने हिस्सों में बांटते हैं? एक कहलाती है लैंड, लेबर और कैपिटल, ठीक है। और मैनेजमेंट, और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, ठीक। भूमि, मजदूर, पूंजी, प्रबंध और उद्यमिता, ठीक। अब ये जो भूमि है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? इस भूमि में नेचुरल रिसोर्सेस शामिल हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक, प्राकृतिक संसाधन। तो जमीन जो है वो खेत क्या है यहां पे? ये प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। इसके अलावा उसे क्या चाहिए? लेबर चाहिए। अब देखो एक चीज और भी है, यहां पे जैसे बीज है, खाद है, पानी है, ये भी तो प्रकृति से आए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये इन संसाधनों को इंटीग्रेट कर रहा है। कौन इंटीग्रेट कर रहा है? किसान। ये रिस्क उठा रहा है, ठीक है। इसे कहा जाएगा उद्यमी। किसान क्या है यहां पे? उद्यमी। ये रिस्क उठा रहा है, आखिर में हानि लाभ इसी को होगा, ठीक है। अगर इसने नीचे अपना एक मैनेजर रखा हुआ है जो सब चीज़ों को देखता है, मजदूरों के खेत, मजदूरों की निगरानी करता है, खेत की निगरानी करता है और सब देखता है काम खेतों में ठीक से चले, तो क्या होगा? प्रॉफिट तो इसको होगा और बाकियों को क्या होगा? मैनेजर को सैलरी मिलेगी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट या लॉस। कैपिटल क्या है? पूंजी, वो पैसा जिससे जो है वो लगा रहा है। मुख्यतः जैसे जितनी मशीनें हैं,
ठीक है, ये सब जो है वो पूंजी में है। अब देखो, बीज उसको फ्री नहीं मिल रहा है, बीज वो मार्केट से खरीद के ला रहा, ठीक है, खाद वो मार्केट से खरीद के ला रहा, पानी वो मार्केट से खरीद रहा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन तो हैं, लेकिन वो किसका हिस्सा आएंगी? वो एक तरीके से पूंजी का हिस्सा बनेगी, क्योंकि इसको अरेंज करने के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कैपिटल वो जो है, इसको हम, कैपिटल कहां से आती है? जैसे आप किसान हैं, आप 1 लाख रुपया लगाते हैं, ठीक है, हो सकता है वो 1 लाख रुपए आपने अपना लगाया हो, या ये हो सकता है किसी और का हो, ठीक है, बैंक का हो मान लो। तो अगर आपने बैंक से लेकर के लगाया होता तो आप क्या कर रहे होते? आप ब्याज का भुगतान करते, और मान लो अपना ही पैसा है, वो आप कहीं और देते थे तो आपको ब्याज मिलता? उसका मिलता नहीं। तो इसका मतलब आपके पैसे को क्या चीज मिलनी चाहिए? ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल जो है, कैपिटल को किस चीज की जरूरत पड़ती है? ब्याज की। जो कैपिटल का रेम्यूनरेशन है वो कहलाता है इंटरेस्ट। क्या है ये? ब्याज। तो कैपिटल को ब्याज मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, ठीक है, मैनेजमेंट को सैलरी मिलेगी। वेज मैंने यहां गलत लिख दिया, ये एक्चुअली है सैलरी मिलेगी। मैनेजमेंट को आप तनख्वाह देंगे, ठीक है, और वेज यानी मजदूरी, ये देंगे आप किसको? मजदूरों को। लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को क्या मिलेगा? बताओ। जब पुराने जमाने में एक राजा होता था और वो क्या करता था कि सारे किसानों को जमीन देता था कि सारी जमीन एक तरीके से राजा की है, सब लोग जोतोगे और उसके बदले में राजा को क्या भरोगे? लगान है। लैंड को मिलेगा लगान, रेंट। मान लीजिए आपने एक खेत जो है वो किराए पे लिया है, तो आपको इसका किराया भरना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंट को क्या कहते हैं? किराया भी कहते हैं। अगर आपने एक जगह पे आप फैक्ट्री चला रहे हो तो उस जगह का किराया भरोगे, ठीक है। तो आप जब कोई प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। जैसे आप कोयले की खानें अगर ले लें, लीज पे ले लें, तो उसके बदले में आपको गवर्नमेंट को कुछ भुगतान करना पड़ेगा, एक तरीके से वो उनका रेंट है, ठीक है। अब उसमें क्या गवर्नमेंट के मॉडल होते हैं, जैसे कोयले की खान का उसमें 10% 20% जितना भी कोयला आप निकाल लें वो आप हमको रेंट के रूप में दीजिए, वापस करिए, ठीक है। तो कई जगह ऐसी खाली जमीन है लेकिन तब भी आपको उसका किराया देना पड़ता है, ठीक। अब जैसे एक मैरिज हॉल है, आप एक रात के लिए किराए पे लेते हो, एक ही रात के लिए देते हो, लेकिन किराया तो देते हो ना, ठीक है। तो कोई भी जमीन जो है वो बिना किराए के नहीं होती। अगर आपके पास जमीन नहीं है और जमीन लेकर के आपको खेती करनी पड़ेगी तो आपको उसका किराया देना पड़ेगा, ठीक। तो इसको मिलेगा क्या चीज? रेंट, ठीक है। तो किस उत्पादन के साधन को उत्पादन की प्रक्रिया में क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? मैनेजमेंट को सैलरी मिलती है, अगर मैनेजमेंट है तो उसको मिलेगी सैलरी। मजदूरों को उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, वेजेस, ठीक। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट,
ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट या लॉस में होगा, और जमीन को उसका रेंट या किराया मिलेगा। तो कोई भी जब उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो ये सारे खर्चे हमारे निकलें। ये खर्चे ही तो हैं उत्पादन प्रक्रिया को चालू करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए। इन खर्चों को लागतें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्ट। ठीक, ये सब क्या चीजें हैं? कॉस्ट हैं। लागत। आप मजदूरों को रखा है तो मजदूर को जो पैसा दे रहे हो आपकी एक तरीके की लागत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोडक्शन की कास्ट है, ये सप्लाई साइड पे जो है उसकी कॉस्ट है। अब इसमें हम थोड़ा और पढ़ेंगे क्योंकि इतना वो नहीं है। इसमें जो हमने प्रॉफिट लॉस जो जोड़ लिया ना, प्रॉफिट और लॉस, यहां से थोड़ा सा जो है वो कास्ट की, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए और मार्केट में चीज बिकी 120 की। ठीक है, तो लागत है आपकी 100 रुपया और 120 की बिकी, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपये। तो लागत में ये जो है वो प्रॉफिट लॉस एक तरीके से कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा अलग है। जब हम उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो बताऊंगा इसको। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया की हम बात करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कुछ इनपुट लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग घर पे क्या चीज बनाते हो? कुछ बनाते हो? खाना बनाते हो? हैं? तो खाना बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं? मसाले हैं, ठीक है, दाल है, तेल है, आलू है, सब्जी है, ठीक है, चावल है, मिर्चा है, नमक है, मसाले पहले ही लिख दिए ताकि गैस है, ठीक है, ठीक। तो ये सब चीजें क्या हैं? बर्तन है। चलो बर्तन भी लिख लेते हैं। ठीक है, मेनली जो खाने की चीज जिनसे बनेगी, देखो यहां थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, खाने की चीज जिससे बनेगी। ठीक है, जैसे आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाते वक्त उसमें क्या लगेगा? आटा। ठीक है, आटा और पानी, ये तो इनपुट हो गए। बाकी जो गैस जो लगी वो आपका इनपुट नहीं है, वो आउटपुट भी नहीं है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, वो सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करने वाली एक तरीके की कैपिटल है जो आपने लगाई। ठीक है, वो जो चीज है वो इनपुट नहीं है, इनपुट सिर्फ उतनी चीज है। तो क्या है? कुछ चीजें इनपुट हैं, जैसे आपने आटा लिया, गूंदा, पानी डाला, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है। ठीक, इसको क्या कहा जाएगा? रूपांतरण की प्रक्रिया। ठीक है, और इसके बाद ये क्या होगा? ये बदल जाएगी रोटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक
आदमी है वो कुर्सी बनाता है, ठीक है, कुर्सी टेबल बनाता है, तो उसे क्या चीज चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी जो है वो इनपुट है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ प्रक्रिया करता है, उसके ऊपर काटता है, छांटता है, रंधा करता है, चिकना करता है, पॉलिश करता है, ये करता है, वो करता है, और उसके बाद एक बढ़िया सी कुर्सी बना करके तैयार कर देता है, ठीक है। वो सब चीज़ें कील वील लगेगी उसमें, ठीक है। जितनी उसको बनाने में चीज़ लग रही है वो सब इनपुट है। तो वो उसको बना करके जो है वो तैयार कर देगा। तो उसका क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है। वो रूप बदल देता उसका, ठीक। उसने लकड़ी का एक तरीके से रूप बदल के उसको जो है वो किस में चेंज कर दिया? कुर्सी में, ठीक। यही जो है वो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच इनपुट्स आर कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। यानी आप चीजों को क्या करते हैं कि आप बदल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि वो ज्यादा उपयोगी तरीके से उसका यूज किया जा सके, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? चीजों में उपयोगिता का सृजन करते हैं। आटा है, आप उसे खा नहीं सकते, लेकिन रोटी आप खा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने आटे के अंदर क्या कर दिया? उपयोगिता का एक तरीके से सृजन कर दिया। तो ये उपयोगिता के सृजन की जो प्रक्रिया है, यही आपकी उत्पादन की प्रक्रिया है। बोलो, ठीक है ना। इट इज क्रिएशन और एडिशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मान लो उसके पास लकड़ी थी, ठीक है, और उसने कोई ऐसी चीज बना दी जिसका कोई इस्तेमाल ही ना हो, जिसे कोई खरीदे ही ना, ठीक है, बड़ा ही है, उसने लकड़ी से कोई चीज ऐसी बना दी जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं, जिसे कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन ठीक नहीं हुआ, उसकी प्रक्रिया जो है ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसमें उपयोगिता का सृजन नहीं हुआ, ठीक है। मार्केट में उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो वो उत्पादन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक पेंटर है, देखो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है, ठीक है। इसको वो सोचता है कि मैं मार्केट में बेचूंगा, इसको वो सोचता है कि मैं इसे मार्केट में बेचूंगा, इससे मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये उत्पादन है। तब ये क्या है? उत्पादन है। एक पेंटर है जिसे बस पेंटिंग बनाने का शौक है, वो पेंटिंग बनाता है, अपने लिए बनाता है, और उसे मार्केट में बेचने से उसे कोई मतलब नहीं है, वो प्योर अपने लिए बना रहा, अपनी संतुष्टि के लिए बना रहा, ठीक। चीज तब भी बन रही है और तब भी बन रही है, लेकिन तब ये उत्पादन नहीं है, ठीक है। उत्पादन तभी है जब ये मार्केट के लिए हो रहा, ठीक है, जब किसी और के लिए आप जो है उपयोगिता का सृजन कर रहे हैं। अब उपयोगिता के सृजन के तरीके क्या क्या होते हैं? कई तरीके से आप कर सकते हैं उपयोगिता का सृजन, ठीक है। हाँ, अगर बाहर बेचने के लिए हो रहा है तो वो एक तरीके उत्पादन कहलाएगा, ठीक है। तभी तो अर्थशास्त्र में मुख्यतः जो है गृहिणी जो मेहनत करती है उसको जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह यही है कि वो मार्केट के लिए तो नहीं कर रही, वो फैमिली के लिए कर रही है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि भाई इसको भी करो, उत्पादन तो ये भी है,
ठीक है, जो वस्तुएं सेवाएं दे रही है वो परिवार के लिए यूजफुल है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का जो मत है वो थोड़ा भिन्न है कि इसको करना चाहिए। अब कुछ हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसको जो है गृहिणियों के योगदान को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन खैर अब हम दूसरे टॉपिक की ओर मुड़ गए। अब आप देखिए कि जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है इसमें कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी फर्म जब उत्पादन कर रही होती है तो उसे कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। अच्छा, अभी मैं बीच में बता रहा हूँ, भूल गया कि आप यूटिलिटी कैसे आप वो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, समंदर किनारे नमक पड़ा है, ठीक, आपने उसे उठाया और मार्केट में लाके बेच दिया, तो ये क्या है, ये उत्पादन है। आपने जगह परिवर्तन करके उसके लिए मार्केट खोज लिया, उसको बेच दिया। नमक बना है ऑलरेडी समंदर में, लेकिन ये उत्पादन अब कहलाएगा। जब ये मार्केट में आ रहा है तो ये नमक का खनन हो रहा, उत्पादन हो रहा। इसी तरीके से और नेचुरल कोयला है, ठीक है, जमीन के अंदर पड़े हैं, लेकिन जब उसको निकाल करके कोयला घरों में लाया जाता है या बेचा जाता है मार्केट में, तो वो क्या है, उत्पादन। ठीक है, तो रूप बदल के आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, लकड़ी का रूप बदल दिया, कोई चीज़ बना दी, लोहे से कोई मशीन बना दी, ठीक है, या कुछ चीज़ें, चार तरीके की चीज़ें जोड़ी, उनसे एक नई चीज़ बना दी, रोबोट बना दिया, या कोई इलेक्ट्रॉन सी चीज़ बना दी। ये सब चीज़ें क्या है, गन्ने से चीनी बना दी, ठीक है, वही प्रोडक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि चीज़ों को कई तरीके से उत्पादन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो जिस प्रक्रिया से होता है वो हर एक उद्योग की अपनी स्पेसिफिक उत्पादन प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, वो हर, जैसे अब चीनी कैसे बनेगी ये आप नहीं बता पाओगे, ये चीनी मिल का कर्मचारी बता पाएगा कि भाई चीनी को पहले गन्ने में यहाँ पे डालते हैं, फिर यहाँ से ये होता है, फिर ऐसे होता है, फिर वैसे होता है, आखिर में जाके चीनी ऐसे करके निकलती है। ठीक है, या मान लीजिए एक टीवी बनाना, तो आप नहीं बता सकते, वो एक टीवी के जो वहाँ काम कर रहा है वही बता पाएगा। तो जो हर एक उद्योग की स्पेसिफिक प्रक्रिया होती है। आप सोचें कि साहब जैसे मैं चीनी बनाता हूँ वैसे मैं टीवी बना डालूं, तो वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैंने जिस उत्पादन प्रक्रिया की बात की वो क्या है, वो एक जनरल है। जनरल क्या है, उत्पादन की जितने भी चीज़ को बनाने में आपकी और दूसरी चीज़ें लगनी हैं, उनको इकट्ठा करिए, उनको कहिए कि आपने इनपुट किया, ठीक, उनको आपने इकट्ठा किया, अब उनके ऊपर आपने कुछ प्रक्रिया की। ठीक है, ये काम कौन करेगा, लेबर। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी यहीं पे काम में आएगी, कैसे उनको जोड़ना है। ठीक है, और क्या होगा, कैपिटल, पैसा। ठीक है, पैसे का लेवल क्या है, तो उसी हिसाब से जो है ये तीनों चीजें जब इनको कंबाइन करेंगी इस चैम्बर में ला करके, तब इससे कोई आउटपुट जो है वो जनरेट होगा, जिसे आप कहोगे कि ये है आपका प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है, ये फाइनल फॉर्म है। जब आपने एक तरीके से प्रोड्यूस कर दिया, वो एक तरीके से फाइनल फॉर्म हो गया। अब जैसे आप खेत में आपने क्या किया, रुई बोई, ठीक है, कपास बोया, कपास का पौधा आया, तो किसान का काम क्या है, कपास के पौधे को पैदा करना, उसका फाइनल प्रोडक्शन है कपास का पौधा। ठीक, फिर वो क्या हुआ, कपास से बनने गया सूत, अब वो सूत बन गया, एक प्रोसेस ये हो गई। सूत से आगे चल के बना धागा, एक प्रोसेस वो हो गई। फिर धागा जो है आगे जाकर के गया कपड़े बनाने वाले के पास, उसने कपड़े बनाए। ठीक, फिर वो कपड़े बनाने वाले के पास से निकला, प्रिंट होने वाले के पास गया, प्रिंट उसका फाइनल प्रोडक्ट अलग है। फिर वहाँ से वो गया रेडीमेड कंपनियों वाले के पास,
उन्होंने रेडीमेड उसके कपड़े बना बना करके मार्केट में उतार दिए। तो यहाँ 6-7 तरीके के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, और हर प्रोसेस का एक अलग फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन जब आप सूत से आप मतलब बीज से चलोगे और आप कपड़े तक चलोगे, तो इसमें आपको कई तरीके की इंटरमिटेंट प्रक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। कई तरीके की प्रक्रियाओं से होता हुआ कपास का बीज जो है कपड़े में चेंज होगा, और उसमें क्या होगा कि बीच में तरह तरह के इनपुट जो हैं वो और जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कपास अब बन गया, जब कपास था तो उसमें बीज पड़ा, पानी पड़ा, और ठीक है, फिर यहाँ फर्टिलाइजर पड़ा। जब उसके बाद वो मतलब कॉटन उसमें आया तो हो सकता है उसमें कुछ केमिकल का छिड़काव किया जाए, कुछ और, यहाँ इनपुट कुछ और तरीके के हैं। फिर उसके बाद जब वो मतलब थ्रेड बन रहा है, धागा बन रहा है उसका, और धागे से जब कपड़ा बन रहा है तो उसे हो सकता है रंगा भी जाए उसी प्रोसेस में, तो कुछ और वो लग रहे हैं इनपुट्स। फिर उसके बाद जब वो प्रिंट हो रहा तो इनपुट कुछ और तरीके के हैं। फिर जब वो कपड़ा बन रहा है फाइनली, तो वहाँ कुछ इनपुट कुछ और तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो है वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरते हुए वो अंत में एक बिल्कुल एक नवीन रूप अख्तियार कर लेती है। तो ये एक जटिल प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो हो गई। और ये कोई भी प्रोडक्शन की प्रोसेस है, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों ना हो, वो छोटी छोटी प्रोसेस से मिलकर के बनती है। तो हम मुख्यतः जो बात करेंगे वो एक छोटी सी प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम क्या कहते हैं। हम ये कहते हैं कि इनपुट डालो, उसको एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस से गुजारो, और उसके बाद जो आपको आउटपुट मिल गया वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो हम फाइनल प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अब जो बात है कि प्रोडक्शन करना क्यों, भाई क्यों करते हैं प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है? सबसे बड़ी बात है इसके लिए किया, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, कोई ऐसा आदमी दिखा है जिसे तुम लोगों ने देखा होगा, जिसके बारे में बहुत सारे सोसाइटी में लोग घूमते रहते हैं कि ये निठल्ला आदमी है, ना कुछ करता है, ठीक है, और कुछ करता धरता नहीं है। तो अगर कोई आदमी बिल्कुल निठल्ला है, उसे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं है, अगर वो काम ना करे, ठीक है, तो वो कुछ खा सकता है, ठीक है। भीख मांगने की बात छोड़ दो, नॉर्मली जो है उसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अगर हम चीज़ें बनाएंगे नहीं तो हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। हर आदमी एक जगह पे प्रोड्यूसर होता है और दूसरी जगह पे वही आदमी किसी ना किसी चीज़ का कस्टमर होता है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर और कस्टमर एक ही होते हैं। जब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, और जब मैं घर पे बैठा हूँ और चीज़ों का उपभोग कर रहा हूँ तो मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, या कंज्यूमर हूँ, मैं उसका उपभोग कर रहा हूँ। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। सोसाइटी में लोग क्या करते हैं, पहले प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से चीज़ें जनरेट होती हैं तो उनका कंज्यूमर के रूप में उपभोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक चेन है जो हमेशा चलती रहती है। तो अगर कस्टमर नहीं होगा, कंज्यूमर नहीं होगा, तो क्या होगा, उपभोग नहीं होगा, और जब उपभोग नहीं होगा तो उस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या चीज़ चाहिए, कस्टमर चाहिए। कोई जो है वो चाहिए जो उन चीज़ों का उपयोग करे, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, और या ऐसे समझ लो जैसे
ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम समझते हो, जहां पे बूढ़े लोग रहते हैं, ठीक है, बूढ़े लोग जहां रहते हैं। अब एक आदमी जो है वो जाता है, ये प्रोडक्शन करता है छोटे बच्चों के चड्डी बनाने का या छोटे बच्चों के कपड़े बनाता है ये। अब वो कहता है यहाँ पे जाके मैं बेच लूं, क्या बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा ना, वो तो बड़े बड़े हैं, तो उनको छोटे बच्चों की चीज़ें थोड़ी चाहिए, या उन्हें छोटे बच्चे के खिलौने थोड़े चाहिए, तो इनको वो यूज़ नहीं करेंगे। तो कोई भी डिमांड जो जनरेट होती है वो इस वजह से जनरेट होती है क्योंकि उसका कंजम्पशन किया जाता है, ठीक है। कंजम्पशन, कंज्यूमर डिमांड जनरेट करते हैं और उस डिमांड जनरेशन की वजह से उस डिमांड को पूरी करने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। अब दूसरी बात कि जो प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, क्या वो बिना फायदे के किया जाता है? आपको किसी चीज की जरूरत है, मैं आपको वो चीज ला के कब दूंगा? जब मुझे आपको वो चीज ला करके देने में कोई प्रॉफिट हो, तभी तो। अगर आपको कोई मतलब मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं वो चीज ला करके नहीं दूंगा, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो इंजन है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है? ये इंजन है। किसका? फर्म का। किसका इंजन है ये? फर्म का। फर्म को चलाने के लिए प्रॉफिट जरूरी है। अगर कोई भी फर्म है जिससे लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं हो रहा, घाटा हो रहा हो, तो अल्टीमेटली बंद हो जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो जरूरी है। अब प्रॉफिट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक तो ये है कि नॉर्मल खर्चे भर निकलते रहें, आदमी कह रहा है चलो खर्चे भर निकलते रहते हैं तो चलो प्रोडक्शन करते चलो, और कुछ इसके ऊपर प्रॉफिट होता है, यानी जो हमारे नॉर्मल खर्चे आ रहे हैं वो तो कवर हो ही रहे हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं। इसको आमतौर पे हम जब नॉर्मल खर्चे निकल रहे हैं, फर्म को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं फर्म के लिए ये एक नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, ठीक है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फर्म जो है इस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे ऑपरेट करती है। जब आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता जिसे कहते हैं, तब हम जिस जोन में ऑपरेट करते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन ही होती है, जिसमें बस इतना ही फायदा होता है कि खर्चे भर निकलते रहे, रनिंग एक्सपेंसेस चलते रहें, कोई आदमी जो है वो ना लॉस में जाए ना कर्जे में जाए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होते हैं, ये जो होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, और ख़ास तौर से अगर जैसे मोनोपोली वगैरह की मार्केट जब होगी एकाधिकार की, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉफिट जो है वो दिखाई पड़ेंगे। वहाँ पे लगभग ये एक परमानेंट फीचर ही होता मोनोपोली का, ठीक है, कि उनको प्रॉफिट लगातार होते रहते हैं। तो खैर थोड़ा सा और हम लोग इधर हो गए। फर्म प्रोडक्शन करती है प्रॉफिट के लिए। अब हम प्रॉफिट को डिफाइन कैसे करें? प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? कोई बताए? प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, देखो फर्म क्या करती है, अपने सब तरीके के खर्चे निकाल दो, ठीक है, सब तरह के खर्चे निकाल लो। सब खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बच गया वो फर्म का प्रॉफिट है, सीधे सीधे, ठीक है ना। तो जो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स होते हैं इनको आप
एक है इकोनॉमिक प्रॉफिट, आर्थिक लाभ। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टोटल रेवेन्यू, जितना आपको टोटल पैसा मिला चीज को बेच करके, ठीक है। इसमें से टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक, यहां पे थोड़ा सा हम कॉस्ट को भी थोड़ा अब डिस्कस कर लेते हैं जरा सा। लागत से क्या मतलब है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आप प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, ठीक है, आप कोई टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कुछ लागतें ऐसी होती हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो कि ये इतना इतना पैसा हमारे ऊपर खर्च हो रहा है, ठीक। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे पैसा हम नहीं जान पाते कि हमारा पैसा कितना खर्च हो गया, ठीक है ना। कोई उदाहरण दे करके बता सकते हैं? हैं? अचानक उसमें बीमारी लग गई तो उसमें दवा लगानी पड़ेगी तो खर्चा लगता है। हाँ, नहीं, ये तो एक तरीके से क्या है ना, ये जो आप खर्चा कर रहे हो ये तो आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। देखो, एक कॉन्सेप्ट होती है अकाउंटिंग कॉस्ट, ऐसे समझो। अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। आप प्रोडक्शन करते हो और हर खर्च का ब्यौरा रखते हो, तो हर खर्च को आप किस में लिखते हो? रुपए में, ठीक है। तो जिन खर्चों को रुपए में लिखा जा सकता है कि इस चीज पे इतने खर्चे हो गए, ये क्या है? ये अकाउंटिंग कॉस्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन के साधनों को आप किराए पे लेते हो, बाजार से मजदूर उठाते हो, खेत लेते हो किराए के ऊपर, पैसा उठाते हो कैपिटल किराए की, ठीक है। आप मैनेजर रखते हो किराए का, और उसके बाद सब चीज़ों को ज्वाइन करते हो और आप प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू कर देते हो। और उसके बाद जो आपका रेवेन्यू आता है तो फिर आप बाद में उनको पेमेंट करते हो, या जैसा भी आपका मंथली पेमेंट जिनके होने हैं वो होने ही हैं, आप पेमेंट करते हैं। तो क्या है, ये सब चीज़ें जिनको आप रुपए में लिख सकते हैं, ये क्या कहलाती हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। अब कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिन्हें आप रुपए में लिख नहीं सकते। जैसे आप यहां पे आए हैं, ठीक है, आप यहां पे आए हैं तो क्या है? पढ़ने आए हैं आप, ठीक। ये सोच करके आए हैं कि जब हम पढ़ेंगे तो हम आगे जाकर के कुछ बनेंगे, हमें वहां पे जो है वो फायदा होगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए, जैसे अभी आप अगर मार्केट में जाते हैं और काम करते हैं तो आपको जो है 20,000 रुपये महीने की जॉब मिल रही है, ठीक है। लेकिन आप इस 20,000 रुपये महीने की जॉब को नहीं पकड़ते, आप कहते हैं नहीं यार मैं थोड़ा पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद जब आप 4 साल डिग्री कर लेते तो मान लीजिए आपको एक जॉब मिलने लगती है 1 लाख रुपये महीने की, ठीक है। ये 20,000 रुपये जो आज आप कमा सकते हैं लेकिन आप नहीं कमा रहे हैं, ये क्या है? ये आपकी यहां आने की अवसर लागत है, ठीक है। क्या है ये? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, ठीक है ना। तो
ये अवसर लागत जो है, अब एक उदाहरण और अवसर लागत का, जैसे मान लीजिए आप एम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, एम्प्लॉयड हो गए। एम्प्लॉयड होने के बाद आप कंपनी में जाते हो, एक कंपनी आपको हायर करती है 80,000 रुपये, एक हायर करती है 70,000 रुपये, एक हायर करती है 60,000 रुपये, एक हायर करती है आपको 1 लाख रुपये, ठीक है। तो आपकी अवसर लागत क्या है यहाँ पे? 1 लाख रुपये तो आपकी सैलरी है जो आपको मिल रही है। आपकी अवसर लागत क्या है? अगर आप किसी दूसरी कंपनी में काम करते तो आपको 80,000 रुपये मिलते ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। वो छोड़ करके आप आए हो, ठीक है। तो वो जो आप छोड़ करके पैसा आए हो, वो जो छोड़ के पैसा आए हो, वही आपकी अवसर लागत, ठीक है। जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में संसाधनों को गतिमान करते हैं या लगाते हैं, तो हर प्रोडक्शन संसाधन जो है किसी ना किसी अल्टरनेट जगह पे या तो यूज हो रहा होता है या उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो उस स्थिति में वहां पे वो जितना प्रोडक्शन करता, ठीक, वो प्रोडक्शन, वो कॉस्ट जो है वो वास्तव में आपकी अवसर लागत है उसकी। तो जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में संसाधनों को लगाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि एक आदमी वहाँ पे 10,000 रुपये महीना कमा रहा है और मुझे उसे अपनी फैक्ट्री में लगाना है, और तो मैं उसे ये ना कहूँ कि भाई तुम 5,000 रुपये महीना ले लो। इस स्थिति में मेरे पास क्या आएगा? वो आएगा ही नहीं, ठीक है। वो तभी आएगा जब हम उसे अवसर लागत से ज़्यादा भुगतान करेंगे। तो हमें प्रोडक्शन साधनों को उसमें लगाने के लिए उनकी अवसर लागत के कुछ ऊपर धनराशि की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो वास्तव में अब जो हम लागत उसे दे रहे हैं वो उसकी अवसर लागत के ऊपर एक एक्सेस है, ठीक है ना। वो जो है, जैसे अभी आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं लेकिन दूसरी कंपनी में आपको 80,000 मिल रहे थे, तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये भी एक तरीके का रेंट है। जब रेंट थ्योरी आप पढ़ोगे तो ये एक तरीके का रेंट है, ठीक है ना। तो एक तरीके से अब आप देखो इकोनॉमिक कास्ट में आप देखोगे क्या क्या आएगा। कंसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट दैट इंक्लूड नॉट ओनली द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इंकर्ड ऑन hired factors but the opportunity cost of his own factors supplied by the producer himself is called total economic cost, ठीक है। यानी इसका मतलब जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, जिनको आप अपनी जेब से निकाल के पे कर रहे हो, उन्हें कहा जाएगा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट, जिनका पेमेंट आप सीधे सीधे डायरेक्ट रुपए में कर रहे हो, ठीक है। प्लस जो आपकी अवसर लागतें हैं उनको जोड़ करके जो कॉस्ट आएगी वो आपकी टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएट उन्होंने इसके दृष्टिकोण से उन्होंने कर दिया रेंट के दृष्टिकोण से, ठीक है। वास्तव में क्या है, जैसे आपने 80,000, आपको वो 1 लाख रुपए दे रहा है तो वो 20,000 और 80,000 अलग अलग करके नहीं लिखेगा, वो सीधे सीधे लिख रहा है क्या? 1 लाख। तो जब ये आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो इसमें आपकी अवसर लागत शामिल है, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट शामिल हो जाती हैं जो एक तरीके से आउट ऑफ द पॉकेट हैं हमारे, जिनको हम अपनी जेब से पेमेंट करते हैं और जिसमें अवसर लागतें एक तरीके से शामिल हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी शामिल हैं उसमें। तो ये सब लागतों को अगर जोड़ लिया जाए और इसको टोटल मिलने वाले पैसे में से घटा लिया जाए तब हमें कुल मिला के मिल जाता है कि कितना इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रॉफिट की वजह से फर्में प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट ना मिले उन्हें तो कोई भी फर्म दुनिया में प्रोडक्शन नहीं करेगी, ठीक है। सारी फर्में इसी प्रॉफिट के पीछे जाती हैं। तो फर्म का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि किस तरीके से हम अपने इस प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं,
ठीक है, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को हम बढ़ाएं ताकि जो है हमको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो फर्में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं। ये फर्म के बिहेवियर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और ये हमें हर जगह जहां हम आगे देखेंगे ये चीज़ हमें दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म क्या करती है? अपनी लागत घटाने की कोशिश करती है और जो चीज़ वो बेच रही है, ठीक है, उसकी मांग बढ़ाने की कोशिश करती है। जब मांग बढ़ती है चीज़ों की तो कीमतें बढ़ती हैं। जब मतलब वो ये कोशिश करती है ज़्यादा कीमत पे बेचे और कम लागत हो उसकी। तो जितना कीमत और लागत के बीच का अंतर होता जाएगा ये उसके लिए प्रॉफिट में बदलता जाएगा। ठीक है ना, जितना कीमत और लागत का अंतर होगा उतना ही प्रॉफिट फर्म को होगा। तो वो इस कीमत और लागत के अंतर को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। जो कीमतें हैं वो फर्म को क्या देती हैं? रेवेन्यू। वही जो चीज मार्केट में जिस कीमत पे बिक रही है वही तो फर्म का रेवेन्यू है। ठीक है ना, मार्केट में हमने जो है वो मान लीजिए 10 टीवी बनाए, ठीक है, एक टीवी 1 लाख का है तो हमें कितने रुपए मिल गए? टोटल रेवेन्यू 10 लाख मिल गया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू 10 लाख हो गया। अब इसको बनाने मान लीजिए एक टीवी बनाने को लागत आ रही थी 70,000 रुपये, ठीक है, और 10 टीवी बनाने में मान लो आई 7 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है 3 लाख रुपए इसका प्रॉफिट हो गया। फर्म इसी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम थोड़ा अब आगे की ओर जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो मैंने मतलब आपको बताई कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा व्यवहार किस तरीके का होता है। अब कल वाला इसे बंद कर दो।